नीरा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हर्षवर्धन उस नीले चमत्कारी डायमंड को क्यों प्राप्त करना चाहता था। मार्केट में घूमकर हार चुकी नीरा ने कहा, हर्षवर्धन, अब तुम्हारी खरीदारी पूरी हो चुकी हो तो अब हम महल चले। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए नीरा की तरफ देखा और हाँ करते हुए अपना सिर हिलाया। हर्षवर्धन अपने मन ही मन कहने लगा, आखिरकार वह दिन नजदीक है। मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को दोबारा से हासिल कर पाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही टाइम के बाद हर्षवर्धन और नीरा मौर्य महल पहुंच गए। नीरा अपने कमरे में पहुंचने के बाद हर्षवर्धन भी अपने में कमरे में चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने रिंग की तरफ देखते हुए जोश के साथ कहा, सद्गुरु देखो, मैं वह सब कुछ लेकर आया हूँ जो सामान आपने मुझे लाने को कहा था। हर्षवर्धन के इतना कहते ही उसकी रिंग में से एक काले रंग का धुआं बाहर निकाल उसके झटके से हर्षवर्धन धड़ाम से पृथ्वी पर जा गिरा। अपने आप को संभालते हुए उसने खड़े होकर कहा, हर बार इस तरह से आना जरूरी है का? या मुझे कहीं पर चोट लग जाती तो? कामधेनु ने मुस्कुराते हुए उसके चारों तरफ घूमते हुए कहा, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर हर्षवर्धन ने बेरुखी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। पहले तो खुद ही तुम मुझे चोट पहुँचाते हो, फिर खुद ही कहते हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल हर्षवर्धन ने अपने बेड के सामने रखी टेबल पर सारा सामान रख दिया और पूरे जोश में बोला, आपने जो जो सामग्री लाने के लिए बोला था मैं वह सब सामग्री लेकर आ गया हूँ। अब आप मेरी जल्दी से कोचिंग शुरू कीजिए। हर्षवर्धन, अच्छा लग रहा है, यह तुम्हारा जुनून देखकर मुझे वास्तव में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगले ही पल कामधेनु ने हर्षवर्धन को आर्डर देते हुए कहा, जाओ जल्दी से एक बड़े से बर्तन में गर्म वाटर लेकर आओ। सद्गुरु के मुंह से यह बात सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उनकी बात मानते हुए कुछ ही समय में एक बड़े से बर्तन में वाटर लेकर आ गया। कामधेनु ने मार्केट से लाए हुए सामान में से कुछ देसी जड़ी बूटियों को गर्म वाटर में डाल दिया। उन जड़ी बूटियों के पानी में घुलने से धीरे धीरे से पानी का कलर बदलने लगा और तभी अचानक कामधेनु ने अपने हाथ की चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही हर्षवर्धन के कमरे में उसके बेड और टेबल के बीच एक कालीन बिछ गई। उस कालीन पर कामधेनु ध्यान की मुद्रा में बैठकर और उन्होंने हर्षवर्धन से कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आओ और मेरे सामने बैठ जाओ। सद्गुरु की बात मानते हुए हर्षवर्धन उनके जस्ट सामने कालीन पर बैठ गया और ध्यानपूर्वक कामधेनु को देखने लगा। देखते ही देखते ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए कामधेनु के हाथों में से आग निकलने लगी। अगले ही पल कामधेनु ने अपने एक हाथ की हथेली को आग वाली हथेली पर रखा। ऐसा करने से वह आग गायब हो गई। यह सब देखकर हर्षवर्धन का चेहरा खिल उठा। तब कामधेनु ने हर्षवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। यह बहुत ही सरल निंजा टेक्निक है। इसके जरिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बॉडी में कितनी ताकत है। अपना पूरा फोकस अपनी हथेली पर केंद्रित करते हुए जैसा मैं कर रहा हूँ तुम भी वैसा ही करो। कामधेनु की बात सुनकर हर्षवर्धन ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अपनी आंख बंद करते हुए हर्षवर्धन ने वैसा ही किया जैसा कामधेनु ने बोला और देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग उत्पन्न हो गई। आग की लपटें तेज बढ़ने लगी। तभी कामधेनु ने कहा, अपना पूरा ध्यान हथेली पर लगाओ। अपने दूसरे हाथ की हथेली से इस आग को अपने वश में करो। जैसा कामधुन ने कहा, हर्षवर्धन वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग और तेजी से बढ़ने लगी। अब हर्षवर्धन इस आग को संभाल नहीं पा रहा था। तब कामधेनु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हर्षवर्धन की हथेली पर रखा और उस आग की लपटों को शांत किया। अगले ही पल कामधेनु ने पूछा, क्या हर्षवर्धन तुम ठीक हो? हर्षवर्धन ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब कामधेनु ने आगे कहा, मैंने सोचा था तुम इसमें असफल रहोगे,
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम आग को जगा नहीं पाओगे, हालांकि तुम उसे ठंडा नहीं कर पाए, फिर भी तुमने एक अच्छी कोशिश की। अगले ही पल कामधेनु ने देखा कि हर्षवर्धन बैठे बैठे ही लहराते नजर आने लगा। जैसे ही कामधेनु ने हर्षवर्धन को संभालने की कोशिश की, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। यह देखकर कामधेनु घबरा गए, क्योंकि हर्षवर्धन साधारण उल्टियां नहीं, वह खून की उल्टियां कर रहा था। कामधेनु उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि हर्षवर्धन बेहोश होकर कालीन पर गिर पड़ा। कामधेनु ने चीखते हुए कहा, हर्षवर्धन अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो हर्षवर्धन, यह तो सिर्फ तुम्हारी शरीर की ताकत को देखने का एक छोटा सा प्रयास था, ऐसे कैसे हो सकता है। हर्षवर्धन की चिंता करते हुए सद्गुरु कामधेनु ने उसके सामने बैठकर कुछ मंत्र बोलने चालू कर दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया, जिसमें से काले रंग का धुआं निकला। उस काले रंग के धुआं ने हर्षवर्धन की पूरी बॉडी को ढक लिया, और देखते ही देखते हैं हर्षवर्धन की दोनों आंखें बंद हो गई और वह गहरी नींद में सो गया। तब कामधेनु ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, हर्षवर्धन तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। खुद से इतना कहने के बाद कामधेनु ने हर्षवर्धन को कालीन पर सुला दिया और अपनी शक्तियों से हर्षवर्धन की शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा, अब से मेरा भविष्य भी तुम पर ही निर्भर है। कल से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अगली सुबह जब हर्षवर्धन नींद से जगा तो उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही बदलाव नजर आया। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल की कोचिंग के दौरान वह उल्टी करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। कुछ समय के बाद हर्षवर्धन का ध्यान नीले पानी से भरे हुए टब की ओर गया। उस टब की ओर देखकर अपने आप से कहा, अरे यह तो वही है, कल जो सद्गुरु गर्म पानी से बना रहे थे। कहीं यह सोमरस तो नहीं, जिसके बारे में मुझे सद्गुरु ने बताया था। इतना कहकर हर्षवर्धन उस नीले पानी के टब के पास पहुंचा और उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक उसकी रिंग में से एक आवाज आई, हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो हर्षवर्धन, यह वही सोमरस है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और अगले ही पल कामधेनु हर्षवर्धन की रिंग से बाहर निकल कर आ गए और कहने लगे, तुम फिलहाल उससे दूर रहो और जो मैंने तुम्हें कुछ चीजें सिखाई थी उन्हें दोहराते रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें नीले चमत्कारी पत्थर के बारे में कुछ चीज बताना भूल गया, उसे ध्यान से सुनो। कामधेनु के इतना कहते ही हर्षवर्धन ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। यह चमत्कारी पत्थर पारस के किसी योद्धा का लगता है। इस चमत्कारी पत्थर में वास्तु टेक्निक छुपी है जिसका नाम है शेकियुम हैंड। हालांकि इसका लेवल जो है वह डाउन है। चमत्कारी पत्थर की खासियत सुनकर हर्षवर्धन खुश हो गया। उसने जोश में आकर कहा, क्या बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था किसी योद्धा की शेकियुम हैंड टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। आप मुझे कब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करन। इतना खुश देखकर कामधेनु ने कहा, अरे रुको रुको तो सही भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। कामधेनु के इतना कहने पर हर्षवर्धन उनकी बातें शांत होकर सुनने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कामधेनु ने कहा, तुम इस शेक्यूम हैंड तकनीक का तभी कर सकते हो जब तुम्हारी शक्ति का सितारा सामने वाले की शक्ति के सितारे से ज्यादा हो। यह बात सुनकर हर्षवर्धन थोड़ा सोच में डूब गया। तभी कामधेनु ने उसे शेकियुम हैंड तकनीक के बारे में एक और परेशान कर देने वाली बात बताई। और सबसे खास बात, पहले तुम्हें अपनी शक्ति के सितारे को आगे तक ले जाना होगा, तभी तुम इस पत्थर में छपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। यह सुनकर हर्षवर्धन परेशानी में पड़ गया। उसे परेशान देखकर कामधेनु ने कहा, अगर इसका इस्तेमाल तुम करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना भूल जाओ कभी तुम्हारे हाथ पारस के योद्धा की टेक्निक हाथ लगी थी। कामधेनु की इस बात पर हर्षवर्धन एकदम जोश में आकर कहने लगा, सद्गुरु आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं मेहनत करने से डरता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूँ इस काले पत्थर में जो टेक्निक छुपी हुई है
उसका तुम इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। अपने सद्गुरु की इन बातों को सुनकर थोड़ा शांत हुआ। तब कामधेनु ने एक अच्छी खबर देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने आप में कोई बदलाव नजर आ रहे हैं? कामधेनु का यह सवाल पूछते ही हर्षवर्धन को एहसास हुआ, शायद कल की कोचिंग के बाद उसकी शक्तियों में एक सितारा आगे बढ़ चुका था। अब उसकी शक्तियां चौथे सितारे से पांचवें सितारे पर आ चुकी थी। यह सिर्फ एक उसका अनुमान था। हर्षवर्धन अपनी बढ़ी हुई शक्ति को अच्छे से महसूस कर रहा था। वह इस बात की खुशी मनाता उससे पहले ही कामधेनु ने उसकी परेशानी बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने जो सोमरस बनाई है वह लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। तुम एक बार फिर से मार्केट जाने की तैयारी कर लो। अपने सद्गुरु की बात सुनकर हर्षवर्धन पूरी तरह से परेशान हो गया। उसने परेशानी के साथ कहा, लेकिन अभी तक तो आपने इसका इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया कि आप कह रहे हैं यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। क्या फिर से मुझे इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा? हर्षवर्धन की इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कामधेनु ने कहा, टाइम आने पर तुम्हें सोमरस की सारी खासियतों का पता चल जाएगा। फिलहाल रुपयों के बारे में इंतजाम करने की सोचो। लेकिन सद्गुरु, मैं फिर से इतने रुपयों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? तब कामधेनु ने उस परेशानी का हल बताते हुए कहा, चाहो तो अपने पिताजी से रुपए ले सकते हो। कामधेनु की इस बात पर हर्षवर्धन ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं पिताजी को अपनी किसी परेशानी के बारे में नहीं बता सकता। मेरी वजह से ही पहले ही परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अगर अपने पिताजी से किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहते हो तो फिर से एक बार नीरा से मदद ले लो। कामधेनु की इस बात पर हर्षवर्धन ने गुस्सा होते हुए कहा, सद्गुरु, आप यह कैसी बात कर रहे हो? अभी तक मैंने नीरा को पहले वाले ही 1500 सोने के सिक्के नहीं लौटाए हैं। आप कह रहे हैं कि उसे दोबारा मदद ले ली जाए। इस पर कामधेनु ने बेफिक्री के साथ कहा, देखो, वह सब तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। तुम जो चौथे सितारे से पांचवें सितारे पर पहुँचे हो, यह सब सोमरस का ही कमाल है। जब तुम कोचिंग के बाद बेहोश हो गए थे, सोमरस की धारा में ही लेटकर ही तुम्हारा शरीर ठीक हुआ है। सोमरस धारा की यह खासियत सुनकर हर्षवर्धन पूरी तरह से परेशान हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वह सोमरस धारा के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही कामधेनु ने कहा, फिलहाल तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को अगले सितारे तक ले जाना है तो तुम्हें मार्केट से उन चीजों को दोबारा से खरीदना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें बहुत सारी अशर्फियों की जरूरत पड़ेगी। यह बात सुनकर हर्षवर्धन ने परेशान होते हुए कहा, ठीक है सद्गुरु, बार बार मुझे एक ही बात मत दोहराओ। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते हुए हर्षवर्धन अपने कमरे से बाहर निकल गया और उस परेशानी के हल के बारे में सोचने लगा। फिर दूसरी ओर कामधेनु हर्षवर्धन की रिंग के अंदर जाकर बैठ गया। मौर्य महल से बाहर निकलते ही हर्षवर्धन को गोरखा दल के ग्राउंड से कुछ आवाज आने लगी। उन आवाजों से उसको समझ में आ गया, वहां पर दो योद्धाओं के बीच कोचिंग चल रही थी। हर्षवर्धन ने बिना देर किए ही कोचिंग ग्राउंड की ओर निकलने लगा। कुछ ही समय के बाद कोचिंग सेंटर के ग्राउंड पर पहुंच गया और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसने कहा, ओहो, यह बात है तो आज नीरा श्याम को मजा चखा रही है। कोचिंग ग्राउंड मगध साम्राज्य के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस टाइम श्याम और नीरा के बीच तगड़ा युद्ध चल रहा था। श्याम हर्षवर्धन के बहुत ही दूर का भाई था। श्याम और हर्षवर्धन में आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। ग्राउंड में बैठे सभी लोग श्याम और नीरा का हौसला बढ़ा रहे थे। वह दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के वार पर पलटवार कर रहे थे। इसी बीच श्याम के मुंह पर नीरा ने मुक्के से एक तगड़ वार किया, लेकिन नीरा ने अपने चेहरे को बचाते हुए सीधे श्याम के पैर पर पलटवार किया। इस बार तो श्याम पृथ्वी पर जा गिरा।
उसके चेहरे पर मिट्टी का गुब्बार नजर आने लगा। तब नीरा ने उससे कहा, क्यों, कैसा लगा? जोर का झटका धीरे से श्याम से कहा। जैसे ही नीरा ने सामने देखा तो उसे हर्षवर्धन नजर आया। वह हर्षवर्धन के पास पहुंच गई और वह उसे अपने गले लगने लगी। हर्षवर्धन की बॉडी को देखकर उसे बहुत ही जल्द एहसास हो गया। जो उसकी बॉडी में बदलाव नजर आ रहे हैं वह शक्ति के 5 सितारे के हैं। तब नीरा ने हंसते हुए हर्षवर्धन से कहा, हर्षवर्धन, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने कोचिंग लेना शुरू कर दिया है। नीरा के इतना कहते ही हर्षवर्धन ने अपने आप को देखना चालू कर दिया। तभी नीरा ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी है, तुमने अपने शक्ति के 2 सितारे बढ़ा लिए हैं। हर्षवर्धन और नीरा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उन दोनों के पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों से कोई ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे का रंग गायब होने लगा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आगे की स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल अधिकाल ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुनते रहिए हर्षवर्धन एक सुपर योद्धा।